अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि तमाम तालिब इल्म खैरियत वफ़ियत के साथ होंगे। आपका मेज़बान शराज अहमद। लेक्चर शुरू करने से पहले रोज़ाना की तरह एक दफ़ा सूरत फ़ातिहा, 3 दफ़ा सूरत इख़लास, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़कर इनको बख्श देंगे जो दुनिया से अभी तक चले गए हैं। फिर अपने लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करते हैं रोज़ाना की तरह। लेके आए जी आपके पास। आज जो मेरा मेन टॉपिक है उसकी तरफ चलते हैं। यहाँ पे मेन टॉपिक क्या है मेरा, वो है जी जनरल प्रॉपर्टी ऑफ द एसिड। एसिड बेस एंड साल्ट चैप्टर का नाम है, तो चैप्टर के नाम यानी कि एसिड बेस और साल्ट। तो इसके ऊपर मैं डिस्कशन नहीं कर रहा क्योंकि ये मैंने ऑलरेडी कर चुका हूँ। तो एसिड बेस एंड साल्ट क्या होते हैं, अगर आपने ये मेरा लेक्चर नहीं लिया हुआ तो आप इसकी डिस्क्रिप्शन में जाएँ, वहाँ से आपको लिंक मिल जाएगा। आज हमने जो बात करनी है वो मेन हमारे पास क्या है, वो मेरे मेन हमारे पास वो है जी जनरल प्रॉपर्टी ऑफ द एसिड्स। यानी कि एसिड के जो जनरल प्रॉपर्टीज हैं हमने उसके ऊपर जो मेन स्टडी करना है। अब एसिड क्या होता है, मैं यहाँ पे सिर्फ एसिड की डेफिनेशन आपको बता रहा हूँ। आपके पास एसिड होता है, एसिड वो होता है यानी कि द लूज ऑफ हाइड्रोजन आयन। या इस तरह से समझ लें, आपके पास एक एक्वस सोल्यूशन है, तो आप एक्वस सोल्यूशन के अंदर अगर कोई आपको हाइड्रोजन आयन दे देता है, दैट्स कॉल्ड आपके पास उसे आप क्या कहोगे, एसिड। ठीक है, तो आपने यहाँ पे तीन चार मतलब तीन आपने पढ़े बेसिक, एक लिविस बेस, ठीक है, एक आपने पढ़ा ब्रोंसुलेरी, फिर आपने आर्हेनियस कॉन्सेप्ट पढ़ा, लिविस कॉन्सेप्ट पढ़ा, ब्रोंसुलोरी कॉन्सेप्ट पढ़ा। तो उसके अकॉर्डिंग आपने मुख्तलिफ डेफिनेशन एसिड की पढ़ी। अब एसिड के ऊपर मैं क्योंकि बात नहीं कर रहा, मैं इसकी प्रॉपर्टीज के ऊपर बात कर रहा हूँ। तो आपको पता होना चाहिए प्रॉपर्टीज दो तरह की होती हैं। वो दो तरह की कौन कौन सी होती हैं, मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखा देता हूँ। आपके पास जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो दो तरह की कौन कौन सी होती हैं। एक तो होती है आपके पास फिजिकल, ठीक है, तो यहाँ पे एक तो आपके पास फिजिकल प्रॉपर्टी होती है और उसके साथ साथ आपके पास एक होती है केमिकल प्रॉपर्टी। तो आज हमने इन दोनों के ऊपर बात करनी है कि आपके पास जो केमिकल होती है, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ ताकि अच्छे तरीके के साथ एक प्रॉपर फिगर मतलब एक प्रॉपर तरीके के साथ अच्छा लगे, प्यारा लगे। ठीक है, तो इस वजह से मैंने ये इस तरह से कर दिया। अब यहाँ पे हमने जो प्रॉपर्टीज पढ़नी है वो दो तरह की हैं, एक तो हमारे पास फिजिकल है, ठीक है, और दूसरी हमारे पास केमिकल। तो पहले फिजिकल की बात करते हैं। आपके पास आपकी बुक के शुरू के फर्स्ट यानी कि जो आपके पास इंट्रोडक्शन वाला पेज है उसके ऊपर दी हुई है। तो उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज आपके पास ये सारे कॉन्सेप्ट यानी कि ब्रोंसुलोरी, लीविस कॉन्सेप्ट, ब्रोंसुलोरी कॉन्सेप्ट और हार्नियस कॉन्सेप्ट, इसको पढ़ने के बाद आपके पास मतलब तीन बनती हैं। तो वो कौन सी हैं, मतलब उसके बाद आपके पास जो एक नेक्स्ट आपके पास प्रॉपर्टी दी हुई है वो आपके पास केमिकल प्रॉपर्टी। अभी हम बात करते हैं पहले फिजिकल प्रॉपर्टी की, जो आपके पेज के फर्स्ट पेज के ऊपर दी हुई है। अब जो मेरे पास फिजिकल प्रॉपर्टी है उसके सबसे पहले मैंने लिखा हुआ है एसिड हैव अ सोर टेस्ट। एसिड जो आपके पास होता है वो सोर टेस्ट रखते हैं, यानी कि इनका जायका क्या होता है, तुरश होता है। यानी कि आप अपनी रियल लाइफ के अंदर अगर आप देखना चाहते हो तो आपके पास क्या है, आप अपनी रियल लाइफ के अंदर माल्टे को देख सकते हो यानी कि ऑरेंज, उसके अलावा आप लीमू को देख सकते हो। तो ये सारी की सारी आपके पास एक एसिड है। अगर आप दूध पी रहे हो तो दूध के अंदर आपके पास लैक्टिक एसिड होता है, ठीक है। तो लैक्टिक एसिड के अलावा आपके पास और भी बहुत ज़्यादा मिक्सचर होता है, मगर हम एसिड के ऊपर बात करें इस वजह से मैं सिर्फ एसिड को प्रेजेंट कर रहा हूँ। उसके अलावा आप माल्टे में देखते हो तो वहाँ पे भी एसिड होता है, क्योंकि उसका आप मैंने कहा कि सोर टेस्ट यानी कि तुरश जायका है। तो तुरश जायका यानी कि आपके पास खट्टा जायका होना का मतलब कि यानी कि जो आपके पास आपकी जुबान के ऊपर बर्निंग पैदा करे। यानी कि जैसे कि आपके पास कार्बोनेटेड वाटर होते हैं तो वो आपके पास बर्निंग टेस्ट देते हैं, यानी कि जस्ट लाइक एज एसिड आपके पास बर्निंग टेस्ट देते हैं। ठीक है, तो यानी कि सोर टेस्ट यानी कि जायका तुरश होता है। अब दूसरे की तरफ चलते हैं तो कहते हैं दे टर्न ब्लू। आपके पास ब्लू लिटमस पेपर होता है तो उसे किसके अंदर कन्वर्ट करता है, रेड के अंदर। आप एक ब्लू लिटमस पेपर लेते हो, उस यानी कि लिटमस पेपर यूं समझ लो जैसे एक आपके पास फिल्टर पेपर होता है, ठीक है। तो उसके ऊपर जब आप क्या करते हो, आप उसको ब्लू लेते हो तो उसके ऊपर एसिड गिराते हो तो उसका कलर चेंज हो जाता है, रेड हो जाता है। ब्लू लिटमस पेपर लेते हो तो उसका कलर आपके पास क्या होता है, रेड में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद तीसरे नंबर पे जो प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे लिखी हुई है वो कौन सी, देयर एक्वस सॉल्यूशन कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि ये इलेक्ट्रिसिटी के एक अच्छे कंडक्टर होते हैं। मगर आपने कभी देखा होगा, आपने ऑब्जर्व किया होगा, दूध के अंदर में से इलेक्ट्रिसिटी नहीं गुजरती। क्यों, क्योंकि वहां पे, मगर वहां पे आपके पास इलेक्ट्रिक एसिड तो होता है, वहां पे क्यों नहीं गुजरती, वहां पे आपके पास वो एक्वस सॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो एक्वस सॉल्यूशन, सॉरी एक्वस सॉल्यूशन नहीं होता, इस वजह से होती है। जब वो एक्वस सॉल्यूशन एक बन जाएगा, उसके अंदर हम वाटर थोड़ा सा ऐड कर देंगे, देन वहां से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगी। ठीक है, तो आपको भी पता है एक्वस वो होता है, आपने 9th क्लास के सॉल्यूशन वाले चैप्टर के अंदर पढ़ा था कि एक्वस सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्वेंट होता है वो पानी होता है। और जब पानी होता है जब उसकी मकदार ज्यादा होती है तो आपको पता है जो पोलर है,
यानी जो पानी होता है वो पोलर होता है, और पोलर होने का मतलब है कि वो आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। तो आयनिक बॉन्ड बनाने का मतलब ये हुआ कि वो आपके पास क्या करता है, वो आयनिक बॉन्ड बनाने का मतलब ये है कि वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। कंडक्ट करने का मतलब ये है कि वो आपके पास एक जगह से यानी कि एक जिस्म से दूसरे जिस्म में भेजता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास अगर एक्वस सोल्यूशन होगा, यानी कि एसिड का एक्वस सोल्यूशन, वो आपके पास इलेक्ट्रिसिटी का एक अच्छा कंडक्टर होगा। तो ये एमसीक्यू के अंदर आ जाता होता है कि अगर आपके पास वाटर है, वाटर में प्लस एसिड है, तो वो क्या कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का कि नहीं है। तो आपने बताना है जी कंडक्टर है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। अब उसके बाद आपके पास लास्ट वाला पॉइंट दिया हुआ है, दे आर कोहेसिव इन कंसंट्रेटेड फॉर्म। तो ये आपके पास कंसंट्रेटेड, एक होती है डाइल्यूट फॉर्म, एक होती है कंसंट्रेटेड फॉर्म। तो आपने बात याद रखनी है कि आपके पास जो कंसंट्रेटेड फॉर्म होगी उसके अंदर ये हमेशा आपके पास कोहेसिव होगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट चलते हैं जो हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज है इनकी। अब केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर मैंने मुख्तलिफ हेडिंग्स आपकी बुक के मुताबिक दी हुई हैं। मैंने उम्मीद करता हूँ कि फिजिकल प्रॉपर्टीज की समझ आ गई होगी। तो फिजिकल प्रॉपर्टी एक दफ़ा फिर पढ़ देता हूँ। यहाँ पे आपके पास जो होता है, मैं ऊपर लेके जाता हूँ ताकि आपको दिखाई भी दे, ठीक है। पहला आपके पास शॉर्ट एज देता है, दूसरे नंबर पे ये टर्न द ब्लू लिटमस पेपर इनटू द रेड, और थर्ड नंबर पे their aqueous solution conduct the laxity, और लास्ट वन दे आर aggressive in the concentrated form। तो उम्मीद करता हूँ कि समझ आ गई होगी और याद भी हो गया होगा। अब चलते जी नेक्स्ट हमारे पास जो है केमिकल प्रॉपर्टीज। अब केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर जो हमने बात करनी है, ये एक्चुअली अक्सर आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता होता है, तो आपने इसे अच्छे तरीके के साथ याद कर लेना, ठीक है। तो ये अगर आपको समझ नहीं आती तो आप कमेंट करें, ठीक है। आपको किस पॉइंट से समझ नहीं आई आप वहां से मुझे कमेंट कर दें, मैं वहां पे आपको मतलब बता दूंगा, ठीक है जी। अब यहाँ पे आपके पास क्या है, एसिड रिएक्ट एक्सप्लोसिवली विद मेटल। ये मेटल के साथ एक्सप्लोसिवली रिएक्ट करता है। अब किन मेटल के साथ एक्सप्लोसिवली रिएक्ट करता है, एक तो सोडियम। सोडियम को आप दूसरा नाम प्यार से क्या कहते हो, नेट्रियम। नेट्रियम इसे क्यों कहते हो, सोडियम क्यों कहते हो, इसके ऊपर मेरा लेक्चर बना पड़ा हुआ है, डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दिया हुआ है, आप वहां से ले सकते हो। अब उसके बाद यहाँ पे पोटाशियम, ठीक है, और एट द एंड मैंने एक और मॉलिक्यूल लिखा हुआ है कैल्शियम। तो ये एलिमेंट जब सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम जैसे मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या करते हैं, आपके पास ये एक्सप्लोसिवली बना देते। एक्सप्लोसिव मतलब ये कि धमाका खेज बना देते, ठीक है। अब नीचे मैंने मजीद ये लिखा हुआ है, अगर ये वाली मेटल्स के साथ हमने रिएक्शन नहीं करवाना तो फिर मेटल कौन सी मेटल हैं जिनके साथ हम रिएक्शन करवा सकते हैं। अब कौन सी ऐसी मेटल्स हैं, अगर आप ये सोचें कि ये एक्सप्लोसिवली है तो हम ये नहीं करवा सकते, मगर हम ये करवाते हैं। डू यू नो व्हाई, बिकॉज दैट, क्योंकि अक्सर हम धमाका खेज चीज़ों मतलब न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर हम यूज़ करते हैं, मतलब मुख्तलिफ चीज़ों के अंदर बॉम्ब बनाने के लिए, ठीक है। उसके बाद एटम बॉम्ब डेवलप किया हमने, डेट्स वाई इसी तरीके के साथ, ठीक है। अब यहाँ पे एसिड रिएक्ट एक्सप्लोसिव मेटल, कौन सी मेटल है, सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम वगैरह। अब ये जो एसिड है, अब ये रिएक्ट तो भी किसी के साथ कर सकता होगा ना, अब ये किसके साथ रिएक्ट कर सकते हैं उसके ऊपर बात करते हैं। अब अगर मैं एसिड को रिएक्ट करवाता हूँ रिएक्टिव मेटल के साथ, अब रिएक्टिव मेटल कौन सी है, एक तो मेरे पास मैग्नीशियम है, दूसरी मेरे पास जिंक है, फेरिक है यानी कि आपके पास आयरन है, ठीक है, फेरिस, उसके बाद एल्युमिनियम है। तो ये जो आपके पास चार जो मेरे पास मेटल्स हैं ये बड़ी रिएक्टिव के हैं, ठीक है। तो रिएक्टिव क्या मतलब ये है कि बहुत जल्दी ये रिएक्ट कर जाती हैं, मैग्नीशियम, जिंक, फेरिक और फेरिस वगैरह, ठीक है, एल्युमिनियम वगैरह। अब दूसरी जो मेरे पास एसिड है वो एक तो HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, और दूसरा H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड है। तो H2SO4 जो सल्फ्यूरिक एसिड है इसे आप किंग ऑफ एसिड भी कहते हो, ठीक है। तो दूसरे पे HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड का हमारे जिस्म के अंदर भी बड़ा रोल प्ले है, और H2SO4 का भी हमारे जिस्म के अंदर बड़ा रोल प्ले है, मगर मैं इसके ऊपर बात नहीं कर रहा क्योंकि मेरा यूजेज ऑफ मेरे पास यूज जो मैं एसिड है उसके ऊपर बात नहीं कर रहा। यूज ऑफ एसिड के ऊपर मैंने लेक्चर दिया हुआ है, वो डिस्क्रिप्शन के अंदर पढ़ा हुआ, वहां से ले सकते हो। मैं क्योंकि बात कर रहा हूँ जनरल करेक्टरिस्टिक की, तो जनरल करेक्टरिस्टिक की तरफ चलते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो या फिर सल्फ्यूरिक एसिड हो, वो रिएक्ट करें मैग्नीशियम के साथ या जिंक के साथ या फेरिक के साथ या फिर एल्युमिनियम के साथ, तब हमारे पास एक ही चीज बनाएगा, वो है जी हमारे पास साल्ट, ठीक है। तो साल्ट बनाएगा कि कैसे बनाएगा, एवोलेट करके हाइड्रोजन को एवोलेट करेगा और साल्ट बना देगा। अब मजीद इसको समझने के लिए रिएक्शन की तरफ चलते हैं, ताकि रिएक्शन करेंगे तो फिर हमें अच्छे तरीके के साथ समझ आ जाएगी। अब पहला जो रिएक्शन मैंने लिखा हुआ है आपने बस उसे देखना है,
ठीक है। तो ये जिंक मैंने लिखा हुआ है, जिंक के साथ मैंने यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किया है। जो मेरे पास जिंक है, अभी मैंने बताया जो आपके पास जिंक है वो क्या है, एक रिएक्टिव मेटल है, और दूसरी तरफ जो मेरे पास एसिड है वो H2SO4 यानी कि किंग ऑफ एसिड है, ठीक है। अब ये दोनों रिएक्ट करते हैं, तो इसके अंदर मैं यहाँ से आपको मजीद समझाना चाहूँगा। यहाँ पे देखिएगा जी, यहाँ पे रिएक्शन कैसे हुआ है, आपने रिएक्शन को देखने की कोशिश करनी है ताकि यहाँ पे रिएक्शन आपको समझ आए। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, ये SO4 ये मैंने जिंक के साथ ऐड कर दिए, और इस तरह आपके पास जिंक सल्फेट बन गया। बाकी मेरे पास क्या बचा हुआ है, यहाँ पे मेरे पास बचा हुआ है, यहाँ पे कलर चेंज कर लेते ताकि आपको इजी रहे। अब यहाँ पे मेरे पास बच गया हुआ है हाइड्रोजन। अब जो ये हाइड्रोजन है इसे मैंने लैदा से लिख दिया। अब जो ये लैदा से मैंने लिख दिया, आपको पता है जब भी आप लिखते हो तो आपके पास, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एक आपके पास एटॉमिक फॉर्म होती है, ठीक है। उसके बाद आपके पास एक मॉलिक्यूल फॉर्म होती है, उसके बाद मॉलिक्यूल फॉर्म के बाद आपके पास इसके अलावा एक और फॉर्म होती है आयोनिक फॉर्म होती है, और उसके अलावा आपके पास एक रेडिकल फॉर्म होती है। उसके अलावा यहाँ पे आपके पास रेडिकल फॉर्म के अलावा आपके पास एक और फॉर्म होती है जिसे आप फ्री रेडिकल फॉर्म कहते हो, ठीक है। तो फ्री रेडिकल फॉर्म के अंदर भी आप इस तरीके के साथ बातें करते हो। अब ये सारे मामलात हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, यहाँ पे मैंने आपके पास जो मेन चीज लिया वो है जी मॉलिक्यूल, ठीक है। अब इस मॉलिक्यूल को मैंने, हाइड्रोजन मेरे पास एक मॉलिक्यूल है, तो ये मॉलिक्यूल मैंने लिया यहाँ पे, और इस तरीके के साथ मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन को लैदा कर दिए और सल्फेट को मैंने लैदा कर दिए। इस जिंक को मैंने सल्फेट के साथ ऐड किया है, और ये मेरे पास जिंक सल्फेट बन गया, ठीक है। और जिंक सल्फेट कैसे बना है वो मैंने अभी आपको बता दिए। और बाकी मेरे पास H2 बच गया था, तो H2 मैंने आपके पास ऐसे लिख दिया है हाइड्रोजन। तो यहाँ पे अगर ऊपर देखें, यहाँ पे ऊपर देखते हैं तो वहां पे हमें दिखाई देगा। अब यहाँ पे ऊपर देखते हैं तो वहां पे हमें पता चलता है, उसने कहा था यहाँ पे रीडिंग के अंदर अगर आप H2SO4 या HCl लेते हो, यहाँ पे ये मैंने H2SO4 लिया था और साथ में Zn लिया था, तो जब ये दोनों आप करोगे तो उसके नतीजे में एक तो साल्ट बनेगा, ये मेरे पास साल्ट आ गया, ठीक है। तो ये साल्ट है मेरे पास जिंक सल्फेट, और उसके अलावा यहाँ पे क्या होगा, एवोल्यूशन होगी हाइड्रोजन की, तो यहाँ पे ये एवोल्यूशन हो रही है। इस जी का मतलब ये है कि ये गैस है, और दूसरे नंबर पे इस एरो का मतलब ये है कि यहाँ से ये एवोलेट हो रही है, यानी कि यहाँ से ये खारिज हो रही है, ठीक है। अब दूसरे रिएक्शन की तरफ चलते हैं, मजीद आपको समझ आ जाएगी। अगर किसी को इस रिएक्शन की समझ नहीं आई तो आप इसको रिवर्स करके देखें तो आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी, ठीक है। तो अब अगर आपको नहीं आई तो मजीद जब आप नेक्स्ट मतलब रिएक्शन समझोगे तो उम्मीद करता हूँ तब आपको अच्छे तरीके के साथ समझ आ जाएगी। अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, अब यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने अलग-अलग से सारे लिख दिए। अब यहाँ पे आपकी बुक के ऊपर लिखा हुआ है 2 एल्यूमिनियम, तो मैंने क्या किया, एल्यूमिनियम एक दफ़ा और फिर एल्यूमिनियम एक दफ़ा, यानी कि इसको मोलर फॉर्म में एक एक दफ़ा लिख दिया हुआ है। अब इसे मोलर फॉर्म में लिखने का मकसद ये था कि आपको समझ आए कि यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4, ठीक है। इस वजह से मैंने इस तरीके के साथ इसे डेवलप किया हुआ है। अब यहाँ पे दूसरी तरफ अगर हाइड्रोजन सॉरी हाइड्रोक्लोरिक एसिड को देखते हैं तो ये मैंने लिए हुए हैं 1, ठीक है, 2, 3, और उसके बाद 4, और उसके बाद 5 है मेरे पास, और एट द एंड मेरे पास 6 है। यानी कि ये आपकी बुक के ऊपर लिखा हुआ है 6HCl, और ये साथ में लिखा हुआ है 2 एल्यूमिनियम। तो इस तरीके के साथ उन्होंने किया हुआ है। अब मैंने क्या किया है, ये 2 एल्यूमिनियम इकट्ठे यहाँ पे कर दिए, ठीक है, ये 2 एल्यूमिनियम आ गए, और यहाँ से मैंने कोई से 3 क्लोरीन लिए। अब ये क्लोरीन मेरे पास कितने मैंने लिए, 3, तो ये 3 मेरे ख्याल से आपको मैं यहाँ से समझाता हूँ इस तरीके के साथ। अब यहाँ पे ये मेरे पास 3 आ गए, ठीक है। अब ये 3 मैंने क्या किए हैं, वैसे ले लिए। अब ये 3 वैसे आ गए मेरे पास, इसको मैंने बैलेंस करना था, डैट्स वो यहाँ पे मैंने क्या किया, 2 लगा दिए, और ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा इस 3 के साथ। जब इस 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 2 मल्टीप्लाई, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 3, तो जब 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास क्या आएगा, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा जी 6। तो यानी कि आपके पास 6 मॉलिक्यूल होने चाहिए। तो ये 3 हमारे पास, और इसके अलावा ये 3 हमारे पास, तो ये 3 + 3 कितने बन जाएंगे, 3
प्लस 3 इज इक्वल टू 6। तो यानी कि 3 जमा 3 6 हो जाएंगे। इस तरीके के साथ ये इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। और उसके बाद मेरे पास कितने एच बच गए, एक एच। उसके बाद ये मेरे पास दूसरा एच है, ये तीसरा एच है, फिर ये मेरे पास चौथा एच है, उसके अलावा ये मेरे पास पांचवा है, और एज वेल एज ये मेरे पास क्या है जी, छठे नंबर पे। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे से एटॉमिक मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिख के H2 को वैसे मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिखे, और साथ में से बैलेंस करने के लिए ये 3 लिख दिए। तो ये इस तरह से, ये जब 3 इस तरह से ये 3 आपस में मल्टीप्लाई होंगी, और ये फिर 3 मल्टीप्लाई 2 आएगा इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। इस तरीके के साथ आपके पास ये इक्वेशन भी बैलेंस होगी। तो मैंने इस वजह से इसे अलग-अलग लिखा था, ताकि आपको ये समझ आए ये किस तरीके के साथ बैलेंस होती है। ठीक है जी। तो उम्मीद करता हूँ कि रिएक्शन की समझ आ गई होगी। और अगर रिएक्शन को किसी किस्म की रिएक्शन की समझ नहीं आई तो वो वीडियो को रिवर्स करके देखे। अगर किसी को फिर भी समझ नहीं आती तो वो फिर क्या करे, वो मुझे कमेंट करे, इंशाल्लाह मैं उसका रिप्लाई करूंगा। ठीक है जी। अब नीचे जाते हैं। मैं यहाँ पे दोबारा रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने, अगर किसी बच्चे ने समझ नहीं ली तो वो दोबारा देख ले एक दफ़ा। अब यहाँ पे मैंने पहली बात की थी, जो मेरे पास रिएक्शन विद मेटल थे, मेटल के सारे रिएक्शन मैंने पहला कहा था एक्सप्लोसिव होता है। किन मेटल के साथ एक्सप्लोसिव होता है, सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम वगैरह के साथ। अब दूसरे नंबर पर मैंने बताया कि ये रिएक्टिव मेटल के साथ रिएक्ट करता है, तो फिर क्या बनाता है, ये हमारे पास एसिड जब भी रिएक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो हमारे पास साल्ट बनाएगा। उसके तो ड्यूरिंग वो एवोल्यूट करेगा हाइड्रोजन आयन को। अब यहाँ पे आप देखो जरा, दूसरे रिएक्शन के अंदर आपके पास एल्युमिनियम क्लोराइड बना है, और उसके साथ साथ एल्युमिनियम क्लोराइड बनाया, और उसके साथ आपके पास हाइड्रोजन आयन भी एवोल्यूट हुआ है। तो यानी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल भी एवोल्यूट हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास ये ऊपर जो कॉन्सेप्ट दिया है ये बिल्कुल ठीक है, और इसको हमने रिएक्शन के जरिए भी प्रूव कर दिया है। अब जाते हैं नेक्स्ट जो हमारे पास है। नेक्स्ट जो हमारे पास दिया हुआ है उसके अंदर चलते हैं। मेरे पास जो प्रॉपर्टी है वो रिएक्शन विद द बाइकार्बोनेट एंड द कार्बोनेट। अब जब भी बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट के साथ रिएक्शन होगा, साल्ट हमारे पास जितने भी, आपने बात याद रखनी है, अब हमने जितने भी रिएक्शन याद करने हैं वो सारे हमने HCl या H2SO4 यानी कि ये मेन हमारे पास एसिड्स हैं, तो इस वजह से हमने इनको ही स्टडी करना है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, साल्ट लिया है। आपने इन जब भी बाइकार्बोनेट यानी कि आपके पास रिएक्शन होगा जिसमें आपके पास क्या हो, HCl हो या H2SO4 हो, वो रिएक्शन करे किसके साथ, बाइकार्बोनेट के साथ, तो देन आपके पास एक साल्ट प्रोड्यूस होगा, और उस साल्ट के नतीजे में आपके पास एवोल्यूशन जिसकी होगी वो होगा कार्बन डाइऑक्साइड की। तो कार्बन डाइऑक्साइड की एवोल्यूशन की मतलब ये हुआ कि यहाँ पे वहाँ पे आपने पहले वाले रिएक्शन के अंदर पढ़ा था कि आपके पास हाइड्रोजन की एवोल्यूशन होगी, मगर आप दूसरे में पढ़ रहे हो कि आपके पास कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के अंदर किसकी एवोल्यूशन होगी, आपके पास हमेशा बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की एवोल्यूशन होगी। अब यहाँ पे मैंने इसको रिएक्शन के जरिए प्रूफ किया हुआ है। तो यहाँ पे मैंने कैल्शियम कार्बोनेट लिए हुए हैं जी। जो आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट है वो CO3 यानी कि Ca कैल्शियम और CO3 कार्बोनेट। अब यहाँ पे मैंने इसे रिएक्शन करवाया इसका HCl के साथ। HCl को मैंने कितने लिए हुए हैं जी, 2। अब आपकी बुक के ऊपर लिखा हुआ है 2HCl, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, मैंने इकट्ठा लिख दिया, नहीं हुआ, मैंने अलग-अलग लिखा हुआ है, एक ये HCl और दूसरा ये HCl। अब इनको मैंने कैसे तरीके के साथ किया है, मैंने यहाँ पे एक तो कैल्शियम क्लोराइड आयन बना दिए हैं। ठीक है, ये मेरे पास कैल्शियम एक था, ये वाला कैल्शियम था, और यहाँ से मेरे पास क्या है, क्लोराइड। तो ये दो मैंने मिला के कैल्शियम और क्लोरीन को इस तरीके के साथ क्या किया, डेवलप कर दिया। अब ये मेरे पास क्या हुआ है, ये क्लोरीन और ये क्लोरीन, ये दोनों मिले हैं, और इस तरीके के साथ ये Cl2 हो गया, और यहाँ पे ये एक Ca था, तो ये CaCl2 हो गया। अब यहाँ पे आपके पास क्या किया, मैंने यहाँ से एक O को रिमूव करवा दिया, और जब यहाँ से एक O को रिमूव करवाया है, देन आपके पास क्या हुआ है, 2 O बच गए यहाँ से। तो यानी कि 2 O बचने का मकसद ये हुआ कि यहाँ पे एक क्या बन गया, CO2। तो यहाँ पे मैंने CO2 अलग से लिख दिया। अब यहाँ पे एक और बात हो रही है, यहाँ पे मेरे पास कितने H बचे हुए हैं, एक H ये और दूसरा H ये बचा हुआ है। तो ये दोनों H क्या करेंगे आपस में, H इसका एक मोलर फॉर्म है, ठीक है, इसका एक मोलर फॉर्म है, और दूसरे नंबर पे जो हमारे पास दूसरा है उसका दूसरा मोलर फॉर्म है। तो इस तरीके के साथ आपके पास क्या हुआ है, आपके पास ये दोनों मिल के एक H2 बना दिया उन्होंने। यानी कि यहाँ पे मैं लहदा से कलर कर देता हूँ। ये मेरे पास H एक है, और उसके बाद मेरे पास ये दूसरा H मैं दूसरे तरीके के साथ करता हूँ, दूसरे कलर के साथ, ताकि आपको समझ आए। और सॉरी,
अब यहाँ पे आपके पास दूसरा एच है और आपने उसे क्या किया है, आपने दूसरे एच को भी मैंने कलर कर दिया अब, ठीक है। ये मेरे पास एच है, तो ये दोनों एच मिल के H2 हो गए। अब बाकी मेरे पास यहाँ पे CO2 था, तो वो मैंने इस तरीके के साथ यहाँ पे लिख दिया और यहाँ पे O बच गया खाली, तो ये मेरे पास O आ गई यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास एक O आ गया और इस तरीके के साथ मैंने बैलेंस कर दी। तो आपने देखा आपके पास जो ऊपर मैंने बात की थी उसके अंदर मैंने कहा था एक तो साल्ट बनेगा, ये मेरे पास साल्ट आ गया। दूसरे में मैंने कहा था कि आपके पास क्या होगी, आपके पास कैल्शियम क्लोराइड यानी सॉरी आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड एवेल्यूएट होगी, तो ये आपके पास एवेल्यूएट हो रही है और उसके अलावा यहाँ पे वाटर बन रहा है, ठीक है। तो ये इस तरीके के साथ आपने ये रिएक्शन किया है। अब यहाँ पे नीचे मजीद रिएक्शन करते हैं तो आपको इस रिएक्शन के अलावा भी मजीद समझ आ जाएगी। अगर आपको ये वाला इस रिएक्शन की समझ नहीं आई तो ये मेरे ख्याल से इजी रिएक्शन था। अगर आपने कभी मतलब करना है तो आपने ये वाला मतलब पेपर में करना है ताकि आपको कोई मतलब दिक्कत ना आए, परेशानी ना हो। अब यहाँ पे नीचे चलते हैं, तो यहाँ पे नीचे आपके पास क्या किया है मैंने, यहाँ पे NaHCO3, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट को दिया हुआ है, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट। तो यहाँ पे क्या किया उसने, ये सोडियम है मेरे पास और उसके अलावा ये कार्बोनेट्स हैं। तो इसके अंदर ये दो मॉलिक्यूल मैंने लिए हैं, एक ये वाला और एक ऊपर ये स्टडी किया हुआ है। अब इसको मैंने पहले ही कहा था आपने दो ही मॉलिक्यूल को स्टडी करना है एसिड के अंदर, एक HCl को, दूसरा H2SO4 को। अब यहाँ पे मैंने H2SO4 के साथ रिएक्शन करवा दिए। अब ये मेरे पास किंग ऑफ एसिड यानी कि H2SO4 है, तो H2SO4 क्या करेगा, ये Na मैं यहाँ पे कलर चेंज करता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो। तो ये आपके पास क्या है, अब यहाँ से जो मेरे पास यहाँ पे मैंने मॉलिक्यूल बनाने हैं उनका मैंने अलग-अलग कलर करना है, ठीक है। अब ये Na और ये Na और ये Na एक और यहाँ से ये SO4, तो ये तीनों मिल के एक मॉलिक्यूल बना दिया जी Na2SO4, ठीक है। Na2 यानी कि एक इसका मोलर फॉर्म, एक इसका और एक इसका, तो इस तरीके के साथ Na2SO4 आ गया। और उसके अलावा यहाँ पे मेरे पास क्या हो रही है, यहाँ पे मेरे पास एक तो वाटर बन रहा है, तो अभी मैं वाटर के ऊपर बात करने लगा हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर बाद में बात करते हैं। अब यहाँ पे आपके पास क्या हुआ है, अब ये H और ये H, दो H हो गए, तो ये मेरे पास H आ गया, ये दो एच आ गए। अब यहाँ पे दो एच मेरे पास अजाफी आ रहे हैं, तो ये दो एच यहाँ पे मैंने दो लगा के आपके पास मॉलिक्यूल को पूरा करने के लिए इसे इस तरीके के साथ एडजस्ट कर दिए, यानी कि H2 और यहाँ से दो एच यानी कि टू मल्टीप्लाई टू यानी कि 4, तो इस तरीके के साथ ये पूरे हो जाते हैं। उसके अलावा यहाँ से मैंने दो ओ लिए, एक यहाँ से ओ लिए, ठीक है, और एक मैंने यहाँ से ओ ली है, तो बाकी मेरे पास क्या बच गया है CO2 और यहाँ पे भी CO2। तो इस तरीके के साथ मैंने एक CO2 यहाँ पे लिख दिए और उसके अलावा यहाँ पे एक ये वाला और दूसरे नंबर पे एक ये वाला, तो ये दोनों मिल के एडअप होके क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। तो मैंने क्या कहा था, ये इवेल्यूएट होंगे, तो इस वजह से ये क्या हो रहे हैं, यहाँ पे इवेल्यूएट हो रहे हैं, यानी कि इस एरो का मतलब ये है कि ये इवेल्यूएट हो रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि समझ आ गई होगी। यहाँ पे मैं कलर फिर भी चेंज कर देता हूँ ताकि आपके लिए आसानी रहे, तो यहाँ पे ये पिंक कर लेते ताकि इजीली आप इसे ठीक कर सको, ठीक है। अब यहाँ पे ये है मेरे पास, तो इसे मैंने कलर कर देता हूँ दूसरे वाला। तो यहाँ पे चलते हैं अब हाइलाइटर पे, तो ये मेरे पास था CO, ये भी CO, तो इस तरह मैंने ये CO बनाया हुआ है, तो ये CO मिल जाते हैं और ये मेरे पास CO2 बना देते हैं। तो इस तरीके के साथ आपने ये करना है, ठीक है जी। तो ये आपके पास रिएक्शन उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी। अगर फिर भी किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप फिर भी कमेंट करें, मैं उसका रिप्लाई करूँगा, ठीक है जी। ये मैं बार बार इस वजह से कहता हूँ ताकि बच्चों को रिएक्शन में समझने में बड़ी दिक्कत पेश आती है, तो इस वजह से मैं कहता हूँ कि बच्चों को रिएक्शन में कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने मुख्तलिफ कलर के साथ समझाने की कोशिश की है ताकि आपको अच्छे तरीके के साथ समझ आए। अब नेक्स्ट चलते हैं, जो मेरे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है रिएक्शन विद द बेस। जब एसिड बेस के साथ रिएक्शन करते हैं तो आपके पास क्या होता है, जब भी एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो आपको पता है वो क्या करेगा, यानी कि जब भी प्लस माइनस होते हैं तो क्या होता है, न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। आपने अभी यानी कि आपने 10th क्लास में आने से पहले 9th क्लास के अंदर पढ़ा था कि जब भी आप प्लस के और नेगेटिव चार्ज दोनों इक्वल होते हैं तो आपके पास क्या होता है, इक्वली होकर न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पे एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा और यहाँ पे क्या होगा, न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगी। अब न्यूट्रलाइजेशन होगी तो आपके पास क्या होगा, अब न्यूट्रलाइजेशन के लिए आपके पास एक हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाना होगा। अब एसिड तो वही आएंगे जो आपके पास पहले थे,
यानी कि आपके पास रिएक्शन में एसिड हमेशा वही रहने, मैंने पहले बात की थी HCl H2SO4 वगैरह वगैरह। अब यहाँ पे क्या होगा, आपके पास वही रहने। अब आपने जो ऐड अप करनी है वो तो एक बेस है जो कि हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में आएगी। अब जितने भी प्रोडक्ट्स आएंगे आपके पास, वो प्रोडक्ट जितने भी होंगे आपके पास, वो आपके पास यहाँ पे एक तो साल्ट होगा और दूसरा आपके पास क्या होगा, वाटर। यानी कि साल्ट प्लस वाटर। तो साल्ट प्लस वाटर ऐड हो ये हमारे पास प्रोडक्ट में आना, ठीक है। तो ये बात याद रखनी है, जब भी रिएक्शन होना वो बेस का और साथ में हाइड्रोक्साइड का होना है। तो हाइड्रोक्साइड किस में होनी है, ब्रांच यानी कि बेस के अंदर। तो उसके रिएक्शन के नतीजे में प्रोडक्ट हमारे पास क्या बनी है, साल्ट और वाटर। अब यहाँ पे मैं रिएक्शन करवा रहा हूँ NaOH का यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का, और उसके साथ मैं रिएक्शन करवा रहा हूँ जो मेरे पास है HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड दोनों मिलते हैं और एक रिएक्शन क्रिएट करते हैं। अब यहाँ पे मैं मुख्तलिफ कलर यूज करूंगा ताकि आपके लिए आसानी हो, ठीक है, रिएक्शन को समझने के लिए। यहाँ पे ये रिमूव करते हैं पहले ताकि आपके लिए आसानी का सबब बने। अब यहाँ पे पहले वाटर के लिए यूज करते हैं, यहाँ पे ये एक H है और यहाँ पे ये एक हाइड्रोक्साइड आयन है। तो आपको पता है आपके पास वाटर के अंदर 2 H होते हैं और एक O होते हैं। तो ये मेरे पास 2 H आ गए और साथ में मेरे पास एक O आ गया। इस तरीके के साथ H2O बन गया। और उसके अलावा जो मेरे पास ये वाला है, ये मैं दूसरे कलर के साथ करता हूँ ताकि आसानी हो। अब यहाँ पे ये Na है और Na के साथ क्या है, Cl। तो ये NaCl है आपके पास, ये दोनों मिलके ये NaCl क्रिएट कर दिया। इस तरीके के साथ आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अब सोडियम क्लोराइड आपको पता चल गया है कि कैसे बनता है। सोडियम क्लोराइड यानी कि आपका खुर्दनी नमक, यानी कि जो आप टेबल साल्ट यूज करते हो, ठीक है। उसके साथ साथ आपके पास H2O यानी कि वाटर। तो इस तरह से आपके पास वाटर बनता है बेस के जरिए और इसी तरीके के साथ आपके पास सोडियम क्लोराइड। आपके मैदे में अक्सर एसिडिटी हो जाती है तो उसके नतीजे में आप इनो वगैरह लेते हो तो वो असल में आपके पास वहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करवा रही होती है। अब मजीद नीचे वाला रिएक्शन देखते हैं। आपके पास है कॉपर ऑक्साइड। तो कॉपर ऑक्साइड है मेरे पास और दूसरे नंबर पे मेरे पास हाइड्रो सल्फ्यूरिक एसिड, सॉरी सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है। तो ये दोनों मिलके आपके पास एक रिएक्शन क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे मैं मुख्तलिफ कलर यूज़ करता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो और इस तरीके के साथ आप इजीली मतलब इसे देख सकते हो। अब यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे आपके पास एक तो कॉपर मैंने लिया हुआ है यानी कि कॉपर है और उसके साथ साथ मैंने सल्फाइड को लिया हुआ है। तो यानी कि इस तरफ आपके पास कॉपर सल्फेट बन गया हुआ है, ठीक है। कॉपर सल्फेट है। उसके अलावा मेरे पास यहाँ पे एक, मैं यहाँ पे कलर थोड़ी चेंज कर देता हूँ ताकि ईजी रहे। अब यहाँ पे वाटर के लिए कलर चेंज करते हैं ताकि आसानी का सबब बन सके, ठीक है जी। तो ये मेरे पास H O है और ये 2 H हैं। तो यहाँ पे इसी तरीके के साथ आपके पास H2O बन गया। तो मैंने पहले आपके पास रिएक्शन के अंदर बात की थी कि यानी कि जब मैंने इसकी थ्योरी बयान कर रहा था, तो थ्योरी के अंदर मैंने कहा था जब भी इसने हाइड्रोक्साइड के साथ बेस ने रिएक्शन करवाना है तो हाइड्रोक्साइड के साथ इसने क्या करना है, आपके पास एक तो वाटर बनाना है और दूसरा साल्ट बनाना है। तो आपने देख लिया ये साल्ट और वाटर कैसे बनाते हैं। जब भी आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन में आए तो आपने कोई सा एक रिएक्शन लिख देना है और लॉन्ग में आए तो आपने थोड़ी सी थ्योरी ऐड करके साथ में रिएक्शन लिख देना है। तो तब आपको 2 नंबर मिल जाएंगे शॉर्ट में और लॉन्ग में आपको बस 4 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्या है, इसे रेज कर लेते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो मजीद रिएक्शन उसको समझने के लिए नेक्स्ट जाना पड़ेगा हमें। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, आप चलते नहीं नीचे। तो नेक्स्ट हमारे पास है रिएक्शन विद सल्फाइड। तो सल्फाइड के साथ जो रिएक्शन है, दिस रिएक्शन लिबरेट द हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। अब यहाँ पे हमने हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को रिलीज करना है। अब यहाँ पे मैंने फेरिक सल्फेट को लिया हुआ है यानी कि Fe होता है आयरन, लोहा, और उसके साथ मैंने सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड किया हुआ है। तो सल्फ्यूरिक एसिड दोनों मिलते हैं तो क्या बनाता है, ये मैंने यहाँ पे अब बात करनी है। तो यहाँ पे रिएक्शन मतलब यहाँ पे कलर चेंज करके यूज करते हैं ताकि आसानी रहे। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस फेरस को लेते हैं, ठीक है। आपने यहाँ पे लिबरेट करना है हाइड्रोजन सल्फाइड को। तो पहले हाइड्रोजन सल्फाइड को लेते हैं। अब यहाँ से एक हाइड्रोजन ये और दूसरा मेरे पास HCl, तो ये दोनों मिल के मेरे पास ये क्रिएट कर देते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड। तो ये एरो शो कर रहा है कि आपके पास क्या हो रही है, एवेल्युएशन हो रही है। अब इसके अलावा मेरे पास जितने भी रह गए उसे आप इकट्ठा करके लिख दो तो ये इस तरीके के साथ आपके लिए आसानी हो जाएगी। अब यहाँ पे मेरे पास मैंने क्या किया, यहाँ पे ये मेरे पास है FeS, ये मैंने वैसे का वैसे लिख दिया, ये FeS आ गया। उसके अलावा यहाँ पे ये O4 है
तो ये O4 मैंने वैसे का वैसे लिख दिया और एक रिएक्शन कंप्लीट हो गया और इस तरीके के साथ आपके पास बैलेंस भी हो गया। अब आपने ऊपर से थ्योरी के अकॉर्डिंग जब आप थ्योरी याद करोगे तब रिएक्शन लिखोगे तो आपको आसानी होगी। तो थ्योरी याद करना लाजमी है, ठीक है। तो थ्योरी याद करोगे तो बेहतर रहोगे, ठीक है। अब लास्ट वाली जो प्रॉपर्टी है मेरे पास उसके ऊपर बात करते हैं रिएक्शन विद सल्फाइड एंड बाइसल्फाइड, क्योंकि वीडियो भी बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है आम हालात के मुताबिक, तो इस वजह से मैं जल्दी जल्दी से शॉर्टकट मेथड के साथ जल्दी जल्दी करना चाहूँगा। अब यहाँ पे सॉल्ट है मेरे पास, सॉल्ट क्या करते हैं, हमारे पास हमेशा जितना भी रिएक्शन है एसिड का तो उसके अंदर हमने मेन बात अपनी फोकस की कि हमारे पास ज़्यादातर हर एक क्वेश्चन के अंदर हमारे पास क्या हुआ है, हर एक पॉइंट के अंदर हमारे पास सॉल्ट क्रिएट हुआ है। और सॉल्ट के साथ हमने क्या किया है, हमारे पास जितने भी एसिड आए हैं उनमें हमने मतलब जितने भी पॉइंट आए हैं उनमें हमने एक तो HCl को ऐड किया है और एक हमने H2SO4 को ऐड किया। तो आपने ये हमेशा ये बात याद रखनी है एसिड प्रॉपर्टीज के अंदर आपने दो ही बातें मतलब एसिड के लिए रखनी है, एक HCl और एक H2SO4। और दूसरी तरफ आपने जब सल्फाइड और बाइसल्फाइड को रखना है तो आपने उसके अकॉर्डिंग मतलब याद कर लेना है, ठीक है, थ्योरी के अकॉर्डिंग। अब इसके अंदर आपके पास जो एवेल्युएट होनी है वो सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, ठीक है। अब सल्फर डाइऑक्साइड को पहले हम निकालेंगे, तो यहाँ पे एक तो मेरे पास ये सल्फर है, ठीक है। तो उसके अलावा यहाँ पे दो ओ लेने हैं, ठीक है। यहाँ से दो ओ ले लेते हैं, तो उसके अलावा ये यहाँ से ले लेते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास बाकी O2 बच जाएगा, तो सॉरी O बच जाएगा। यहाँ पे ये मैंने O2 ले लिया SO2, तो यहाँ पे ये एरो शो कर रहा है कि ये एवेल्युएट हो रही है। अब बाकी जो मेरे पास बची है तो उसको हम एक तरीके के साथ लिख लेते हैं। अब यहाँ पे क्या किया मैंने, यहाँ पे ये मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आसानी रहे। अब यहाँ पे क्या किया, ये मेरे पास ये Ca, ठीक है, और उसके अलावा ये Cl है और उसके अलावा ये Cl है। तो ये Ca मिल गया एक मेरे पास और उसके अलावा यहाँ पे ये Ca और एक मेरे पास Ca था और उसके अलावा दो Cl थे, यानी कि एक ये वाला और सॉरी एक मैं यहाँ पे रेज करता हूँ ताकि यहाँ पे एक तो ये वाला मेरे पास है Cl, फिर वो ये हो गया, सॉरी फॉर दिस। अब एक तो मेरे पास ये वाला जी, ये वाला, एक मेरे पास ये वाला है और दूसरा मेरे पास ये वाला है और इस तरीके के साथ मेरे पास ये 2 आ गया, ठीक है। ये 2 मेरा इस तरीके के साथ आ गया। अब CaCl2 बन गया और उसके अलावा मेरे पास जो बची हुई चीज़ें उसके ऊपर अब हमने बात करनी है, वो मेरे पास क्या क्या बचा हुआ है। वो तो एक मेरे पास बचा हुआ है, जो मेरे पास बचे हुए उसके ऊपर हम अब डिस्कशन करनी है। वो है मेरे पास एक तो ये बनाया हमने और बाकी वो। अब यहाँ पे जो बचा हुआ है वो मेरे पास क्या है, वो है मेरे पास दो H है, इसके अलावा दो मेरे पास H है, एक ये वाला H है और एक मेरे पास ये वाला H है। यहाँ पे मैंने एक O बचाया हुआ था तो वो एक O मेरे पास यहाँ से है। तो इस तरीके के साथ दो H और एक O, तो H2O बन जाएगा हमारे पास। ये मेरे पास रिएक्शन मैंने इस तरीके के साथ किया है, ठीक है। पहले हमने जो लिब्रिएट करना था, एवेल्युएट करना था, वो एवेल्युएट की है सल्फर डाइऑक्साइड को। उसके अलावा मेरे पास था डाई इस वजह से आया क्योंकि यहाँ पे दो हैं, ठीक है, ये प्रीफिक्सेस यूज़ करते हैं हम। उसके अलावा यहाँ पे एक और रिएक्शन मैंने मतलब लिखा हुआ है तो उसे भी आप समझ लो। यहाँ पे NaHSO3 लिया मैंने और उसके साथ मैंने HCl को रिएक्शन करवा दिया, ठीक है। अब HCl को रिएक्शन करवाया तो इसका मतलब ये हुआ तो यहाँ पे रिएक्शन जो हो रहा है वो इस अंदाज से आपने करवाना है कि आपके पास क्या हो कि आपको समझ आए। अब यहाँ पे मेरे पास उसने कहा था एवेल्युएट करना सल्फर डाइऑक्साइड को, तो यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड को लेते हैं पहले, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास सल्फर डाइऑक्साइड आ गई, तो यहाँ पे एवेल्युएट हो रही है, तो इसका मतलब ये वैल्यू एरो का मतलब यानी कि ये एवेल्युएट हो रही है। अब उसके बाद मेरे पास Na था तो ये मेरे पास Na आ गया और इसके अलावा मेरे पास यहाँ से Cl है तो ये मैंने NaCl लगा दिया, ठीक है, खुर्दनी नमक यानी कि टेबल सॉल्ट। उसके अलावा यहाँ पे मेरे पास H है और एक H मैं यहाँ पे मजीद आपको कलर चेंज करके दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे क्या हुआ है, आपके पास एक H यहाँ से बचा हुआ है और दूसरा H ये वाला है, तो ये दो H हो गए और एक हमारे पास यहाँ से, अब यहाँ से एक O मैंने कहा था सल्फर डाइऑक्साइड था तो एक O हमारे पास यहाँ से बच गया। इस तरीके के साथ आपके पास यहाँ पे H2O क्रिएट हो गया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर फिर भी किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो वो मुझसे डिस्कस कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ कि रिएक्शन इतने डिफ़िकल्ट जितने आपने लेक्चर के पहले समझे थे उतने आपको उम्मीद करता हूँ कि लेक्चर के बाद इतने डिफ़िकल्ट नहीं लगे होंगे, क्योंकि मैंने बड़ा ही सिंपल तरीके के साथ आपको समझाने की कोशिश की है। तो अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अगर फिर भी किसी का
किसी किस्म का कोई क्वेश्चन रह गया हो तो वो मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, मैं उसके मतलब कमेंट के अंदर भी रब्ता कर सकते हैं, और उसके अलावा वो मुझे व्हाट्सअप नंबर मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, आप वहाँ से भी मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपके मतलब यहाँ पे आंसर करूँगा, ठीक है। आपने अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़, फ़ी मानिल्लाह।